बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़े थे। आज हम जो पढ़ रहे हैं इट इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स दैट इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी। एलोट्रोपी दो वर्ड से बना है। एलो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रोपी मीन्स फॉर्म्स। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स आपके पास होते हैं। अब इसको हम प्रॉपर्ली डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप देखिए आपके बुक में जो ग्रीन में दिया गया है, इट इज़ द डिफिनीशन ऑफ एलोट्रोपी. Basically it is a phenomena of existence of an element in more than one forms. ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, दूसरी बात आप यहाँ पे ये नोट कर लीजिए कि इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट नॉट कंपाउंड. ठीक है, ये किसी का प्रॉपर्टी है? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है, ये देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी. ये क्रिस्टलाइन फॉर्म लिखा हुआ है, जिसकी जगह आप फॉर्म्स लिख दे. क्या लिख दे? सिर्फ फॉर्म्स लिख दे, तो ये आपके पास सही होगा. ठीक है, द एग्जिस्टेंस मतलब मौजूदगी को कहते हैं, पाए जाने को कहते हैं. ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रोपी. एलोट्रोपी कहते हैं इसको जिसमें आपके पास एक एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म में रहता है, आपके पास मोर देन वन स्टेट में आपके पास रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपी कहते हैं. ठीक है, द डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स. और वो जो डिफरेंट फॉर्म्स आपके पास होते हैं उनको क्या नाम देते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म्स. क्या कहते हैं उनको? एलोट्रोपिक फॉर्म्स. ठीक है, अब एलोट्रोपिक क्यों होती है? ठीक है, ये एलिमेंट एलोट्रोपिक क्यों शो करते हैं? तो इनके तीन रीजंस हैं आपके पास. ठीक है, द फर्स्ट वन रीजन इज मोर देन वन फिजिकल स्टेट्स. आपके पास अगर कोई एलिमेंट आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में, तो वो आपके पास एलोट्रोपी हो सकती है. ठीक है, एलोट्रोपी की मेन जो आपके पास रीज़न है उनमें से फर्स्ट रीज़न ये है कि कभी कभी आपके पास कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो मोर देन वन फॉर्म में रहते हैं, मोर देन वन फिजिकल स्टेट में रहते हैं, जो जिससे ये एलोट्रोपी की फिनोमेना जो है ये आपके पास राइज हुई. और ये एक प्रॉपर्टी मतलब सॉलिड को दी गई कि ये भी एक प्रॉपर्टी सॉलिड में है कि वो डिफरेंट फॉर्म्स में रहते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में. ठीक है, वो डिफरेंट फॉर्म फिजिकल फॉर्म भी हो सकते हैं, फिजिकल स्टेट या फॉर्म भी हो सकते हैं. ठीक है, दूसरा जो आपके पास है तो वो क्या है? इन डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स जिसमें कंबाइन हो, मतलब ये मॉलिकुलर फॉर्म्स हो सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म्स. अगर आपके पास कोई एलिमेंट डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म में मौजूद है, दैट मीन्स कि वो एलोट्रोपी शो कर रहा है. ठीक है, मीन्स पहले पहले हमने क्या कहा कि एलोट्रोपी के एग्जिस्टेंस, ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म है, इसके रीजंस आपके पास तीन हैं. फर्स्ट वन इज़ कि आपके पास कभी कभी आपके पास जो एलिमेंट है, अल्लाह मियां ने उनको बाय नेचर ये खासियत दी हुई है कि कभी कभी वो मोर देन वन फॉर्म्स में रहते हैं, मोर देन वन फिजिकल स्टेट में रहते हैं, तो ये भी आपके पास एक वजह है. उसके एग्जांपल हमने पढ़े काजुल, आप जानते हो जो सुरमा हम आंखों में डालते हैं, सूट, वो जो आपने कभी तब्बा वगैरह देखा होगा जिसको पश्तो में तबाही बुलाते हैं ना, तो उसके नीचे वो जो आप उसको अगर कभी कुरेदा हो आपने उसको, तो उससे वो जो ब्लैक सा मास निकल रहा होता है उसको हम सूट बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? सूट. ये कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन से बनता है. ठीक है, और सॉलिड मटेरियल होता है सूट, जिसको बुलाते हैं हम. ठीक है, डायमंड तो आप जानते होंगे हीरे को कहते हैं. ग्रेफाइट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन. और ये वो सिक्का वगैरह जो पेंसिल्स वगैरह या ड्राई सिल में यूज़ होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है. ठीक है, फिर दूसरा हमने पढ़ा कि कभी कभी एलोट्रोपी के लिए जो दूसरा रीज़न है वो आपके पास ये है कि कभी कभी आपके पास जो एलिमेंट होते हैं वो मोर देन वन मॉलिकुलर फॉर्म में रहते हैं. मोर देन वन मॉलिकुलर फॉर्म. मोर देन वन मॉलिकुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि मॉलिक्यूल्स एटम्स से बना होता है. किससे बना होता है? एटम्स से. ठीक है, तो कभी कभी आपके पास एक मॉलिक्यूल में एक जितने एटम्स कंबाइन हुए होते हैं, दूसरे में और जितने एटम कंबाइन हुए होते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, तो हमें एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन की एग्जांपल दी गई है. एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एक आपके पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो हमारे एयर में मौजूद होता है, दैट इज़ O2. ठीक है, इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहते हैं. ये हमारे एयर में मौजूद होता है. ऑलमोस्ट 21%. कितना होता है? 21%. ठीक है, दूसरा जो आपके पास है दैट इज़ ओजोन. ओजोन वो प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें सन से, जो अल्ट्रावायलेट रेज या कॉस्मिक रेज आपके पास कायनात से आ रही होती है, तो उन खतरनाक शुआओं से हमें बचा रहा होता है. ठीक है, तो O2 आपके पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और O3 आप देखिए दोनों ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें 3 ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं. तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन होने से भी आपके पास एलोट्रोपी राइज होती है. एलोट्रोपी क्या होती है? राइज मतलब कि डिफरेंट फॉर्म्स राइज होते हैं. ठीक है,
इसी तरह से थर्ड जो आपके पास है वो डिफरेंट अरेंजमेंट है। अब कभी कभी आपके पास अरेंजमेंट मतलब एटम सेम होते हैं, एटम्स की तादाद भी सेम होती है, लेकिन उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंटली अरेंज हो जाते हैं। जब डिफरेंटली अरेंज हो जाते हैं तो उनके मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आते हैं, मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आते हैं, शक्ल आती है आपके पास, स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। तो वो जो मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आते हैं वो भी आपके पास एक रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स भी आपके पास थर्ड रीज़न। फर्स्ट रीज़न different physical states, second reason different molecular forms, and third reason different crystalline structures, ठीक है। तो different arrangement of two or more atoms or molecules in a crystal of the an element, ये 10 नहीं है, ये n element है, ठीक है, t हटा दे तो n element। फॉर एग्जांपल सल्फर शोज एलोट्रॉपी, सल्फर में भी एलोट्रॉपी होती है। आपके पास दो तरह के शक्ल में वो रहते हैं, दो तरह के क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एक मोनोक्लिनिक है, दूसरा अर्थोरम्बिक है आपके पास। मोनोक्लिनिक और अर्थोरम्बिक, रम्बिस से निकला है, ठीक है, वो जो ऐसे डिफरेंट एंगल्स होते हैं, 5 पेंटागन वगैरह ये सारे रम्बिस में आते हैं, थोड़े से वो तिरछे होते हैं। एंड मोनोक्लिनिक एक क्यूब फॉर्म में होता है जिसके 6 पैसेज होती है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, मतलब जैसे रेक्टेंगुलर सा होता है आपके पास, ठीक है। जैसे ये देखिए ये मोनोक्लिनिक है, ये क्या है, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। ये इस तरह हम बनाते हैं, ऐसे पहले आप ऐसे एक रेक्टेंगल बना दे, ठीक है, फिर उसके अंदर यहाँ से स्टार्ट करके दूसरा रेक्टेंगल बना दे ऐसे, ठीक है। जब आपने रेक्टेंगल बना दिए है फिर उसको इस तरह आपने यहाँ से भी काटना है, यहाँ से भी, जैसे वो क्यूब हम बनाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से भी इकट्ठा कर ले, ठीक है। तो ये जो आपके पास आएगा ये आपके पास क्या है, मोनोक्लिनिक फॉर्म है, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक आपके पास इस तरह के शक्ल का भी सल्फर होता है, ठीक है, जिसमें 8, देखिए ये 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कॉर्नर्स जो आपके पास है ये मुख्तलिफ सल्फर्स होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो ये 8, इस 8 हम उसको बुलाते हैं सल्फर 8 एटॉमिक स्टेट, मतलब ऑक्टा एटॉमिक स्टेट में होता है, जिसमें 8 ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं। अब हम अगर सोच ले तो हमारे पास सल्फर भी ऑक्सीजन के फैमिली में है, तो सल्फर इस 2 के फॉर्म में क्यों नहीं रहता, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सल्फर का साइज़ बहुत बड़ा है, तो जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और ये डबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड रूम टेम्परेचर पे जो ऑर्डिनरी कंडीशन है उस पर ये टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये सिर्फ इस 2 फॉर्म में कब रहता है, जब आपके पास बहुत हाई टेम्परेचर हो, तकरीबन कोई 530 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने टेम्परेचर पे ये आपके पास इस स्टेट में रहता है। अगर आप ऑर्डिनरी कंडीशन में लेते हो, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये बॉन्ड आपके पास क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। और ये सल्फर कभी भी डायटोमिक स्टेट में रूम ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं रहता, ठीक है। क्यों नहीं रहता, तो आप बता सकते हो कि इसका साइज़ क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। और जब साइज़ बड़ा होता है तो उसका जो मतलब जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है और वो टूट जाता है नॉर्मल कंडीशंस पे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल सल्फर शोज एलोट्रोपिक फॉर्म्स मोनोक्लिनिक, मैंने आपको मोनोक्लिनिक का समझाया। एंड अर्थोरम्बिक आपके पास ये अर्थोमेटिक लिखा हुआ है, ठीक है, ये अर्थोरम्बिक फॉर्म है आपके पास, ठीक है। तो ये जो अर्थोरम्बिक फॉर्म होता है ये आपके पास क्या है, ये उनके मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं आपके पास, ठीक है, जिसके ज़रिए मतलब जिस फॉर्म में वो रह सकता है, क्लियर। फिर उसके बाद देखें तो एलोट्रोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनके आपने याद रखना है कि जो एलोट्रोप्स होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके सेम होंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होंगे, तो हम कहते हैं ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। तो एटम्स तो उनमें सेम होते हैं, ठीक है। फिर जो उनके मतलब कि उनके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, या उनके और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इन टेट्राहेड्रल शेप। डायमंड में है, ये टेट्राहेड्रल शेप में है। टेट्राहेड्रल मीन जिसमें आपके पास ऐसे 4 कोने, 4 साइड्स बने हों। अब मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, आप देखिए, ये देखिए ये टेट्राहेड्रल शेप है, ये देखिए ये 4 साइड्स है, ऐसे ऐसे करके 4 साइड्स हो जाते हैं ना, तो ये टेट्राहेड्रल शेप है। तो डायमंड में कार्बन इस फॉर्म में रहता है। इसी तरह से बहुत सारे और भी इसके स्ट्रक्चर्स मौजूद है, ठीक है। जैसे और ग्रेफाइट में आपके पास हेक्सागोनल शेप में होता है। तो कार्बन आपको बता रहे हैं कि कार्बन डायमंड में टेट्राहेड्रल शेप में होता है और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल शेप में होता है। हर कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए होते हैं। कितने बॉन्ड्स बनाए होते हैं,
3, ठीक है, यहाँ पे उनका एक इलेक्ट्रॉन उनका फ्री होता है, ठीक है। तो कंडक्टेंस इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इस वजह से ये कंडक्टर होते हैं ग्रेफाइट, क्योंकि उनका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जबकि कार्बन जब डायमंड फॉर्म में हो तो वो नॉन कंडक्टर होता है और वो करंट पास फिर नहीं कर रहा होता, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। और मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ आपके पास तभी एक चार्ज पास कर सकती है, तभी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है तब जब उसमें क्या हो, फ्री चार्जेस हो। चार्जेस मतलब मैंने आपको कहा था या आयंस हो सकते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता रहे हैं कि कार्बन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में आपके पास मौजूद है। आपने याद रखना है कि इनके एलोट्रोपिक फॉर्म जितने भी होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगे वो सेम होंगे, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, चेंज होंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आता है आपके पास, ये कंडक्टेंस आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, फ्रीजिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, ये सारे डेंसिटी आती है, ये सारी आपके पास क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो रिएक्ट किसके साथ करते हैं और किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। तो आपने याद रखना है कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, वो सेम होंगे, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनके क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। जैसे ये यहाँ देखिए, दे हो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये हमारे पास हमने पढ़ा कि कार्बन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायमंड टेट्राहेड्रल शेप में होता है और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल शेप में होता है। मैंने कहा कि हेक्सा मीन्स 6 एंड गोनल मीन्स वो कोने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, तो मैंने आपको उसकी स्ट्रक्चर बता दी है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सेम केमिकल, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। द चेंज इन टेम्परेचर आल्सो चेंज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन एलोट्रोप्स। जब भी आप एलोट्रोप्स को मतलब हीट दोगे, टेम्परेचर उसका चेंज करोगे, तो उनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, मुख्तलिफ हो जाएगा, ठीक है। विद द चेंज इन टेम्परेचर ए न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म इज प्रोड्यूस, और आपके पास एक नया एलोट्रोपिक फॉर्म बनेगा। मतलब कि कोई सब्सटेंस है आपके पास, कोई एलिमेंट है, वो एक एलोट्रोपिक फॉर्म में है और आप उसका टेम्परेचर चेंज कर लेते हो तो वो दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर को यहाँ पे लिंक किया जा रहा है, तो आपको एक डिफिनीशन बताई गई है, द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज इनटू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन वेरिएशन को कहते हैं, वेरिंग को कहते हैं, चेंज होने को कहते हैं, कन्वर्जन को कहते हैं। तो वो टेम्परेचर जिस पे एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट होता है, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स आर ऑफ एन एलिमेंट आर कोएग्जिस्ट मीन कि दोनों होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। मतलब ये कि ये वो टेम्परेचर होता है, डिग्री ऑफ टेम्परेचर, जिस पे आपके पास ये फॉर्म और ये फॉर्म इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होगी, इसकी भी कांस्टेंट होगी। फिर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सल्फर में ये 95.5 डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये सल्फर जो ऑर्थोरम्बिक फॉर्म में है, ये आपके पास मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होगा। और अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये जो मोनोक्लिनिक है ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑर्थोरम्बिक में कन्वर्ट होगा। लेकिन 95.5 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों क्या होंगे, ये इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब कि इसका कंसनट्रेशन और इसका कंसनट्रेशन क्या होगा, ये सेम होगा, ठीक है, मतलब कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्लियर। अब फॉर एग्जांपल द सल्फर इस एट ऑर्थोरम्बिक फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट 95.5 डिग्री सेल्सियस विद मोनोक्लिनिक, ठीक है, यही बात आपको समझाई गई है। फिर ये नीचे देखिए आपको और भी ट्रांजिशन टेम्परेचर दी गई है। जैसे कि टिन जो आपके पास होता है, एक एलिमेंट है, ठीक है, जो दो फॉर्म में रहता है, एक को क्यूबिक कहते हैं, ग्रे टिन आपके पास होता है, ग्रे कलर का होता है, क्यूबिक उस फॉर्म में रहता है। और वाइट टिन जो होता है वो आपके पास टेट्रागोनल होता है, ठीक है। टेट्रागोनल मीन जिसके 4 कोने होते हैं, ऐसे फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ग्रे टिन क्यूबिक फॉर्म में और वाइट टिन किस में, टेट्रागोनल में। इन दोनों के दरमियान जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो क्या है, 13.2 डिग्री सेल्सियस। 13.2 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास ये और ये कांस्टेंट होंगे, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके पास वाइट टिन बनेगा, और कम करोगे 13.2 से तो ग्रे टिन बनेगा, मतलब क्यूबिक बनेगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोटाशियम नाइट्रेट भी यहाँ पे लिखा गया है, और पोटाशियम नाइट्रेट ऑर्थोरम्बिक और रंबोहेड्रल फॉर्म दोनों लिखे गए हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर भी लिखा गया है 128.5 डिग्री सेल्सियस। बट आपने याद रखना है कि ये एलोट्रोपिक में काउंट नहीं होते, क्योंकि पोटाशियम नाइट्रेट इज एन आयनिक कंपाउंड, और कंपाउंड के लिए एलोट्रोपी नहीं है। एलोट्रोपी सिर्फ किसके लिए है, एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो कंपाउंड में अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके पास आती है तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं इसको आइसोमर कहते हैं। आइसोमर मीन सेम यूनिट्स होते हैं, मतलब कि पोटाशियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट सेम अगर हो तो हम इसको फिर पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, क्योंकि एक कंपाउंड है और कंपाउंड के लिए एलोट्रोपी नहीं होती। एलोट्रोपी इज स्ट्रिक्टली ओनली फॉर एलिमेंट्स, ठीक है।
तो ये आपके पास ये एग्जांपल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये पॉलीमॉर्फिज्म के लिए है। पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ्स शक्लों को कहते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म कंपाउंड्स के लिए होता है, जबकि सेम फिनोमेना अगर एलिमेंट में हो तो हम उसको एलोट्रोपी कहेंगे। क्या कहेंगे? एलोट्रोपी। बाकी फिनोमेना दोनों सेम है, पॉलीमॉर्फिज्म में भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, एलोट्रोपी में भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास कंपाउंड्स के लिए है, एलोट्रोपी आपके पास किसके लिए है? एलिमेंट्स के लिए है। ठीक है, अब ये देखिए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये नेक्स्ट आपके पास एक लेवल है। कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स है आपके पास, ये डायग्राम में भी आपको दिए गए हैं। डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकीबाज है, सूट है आपके पास। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो आपने जब इस तरह के परस्कर आपको आ जाए तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि कार्बन एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म एज वेल एज नॉन क्रिस्टलाइन यानी एमॉर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म्स। और फिर आपने हेडिंग्स देनी है क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म में आपने क्या लिखना है कि कार्बन एग्जिस्ट इन 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। उसके नाम क्या है? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबाल्स। डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबाल्स। ठीक है, फिर कार्बन आल्सो एग्जिस्ट इन नॉन क्रिस्टलाइन आर एमॉर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ठीक है, और उसके नाम क्या है? कोयल, कोक। कोयल तो आप जानते होंगे, कोयले को कहते हैं कोक। जो सॉलिड रेजिड्यू होता है, जब आपके पास कोयला जल जाता है उससे बाकी रह जाता है, वो सॉलिड आपके पास जो होता है वो कोक कहलाता है, जो जिसको आप पश्चिम में स्कार बुलाते हो ना। चारकोल आपके पास होता है, ये भी उसी से हासिल होता है। लैम्प ब्लैक आपने कभी अगर देखा हो तो जो आप लैम्प जलाते हो उसका जो वो ब्लैक सा मास बन जाता है, जब उसका धुआं उड़ रहा होता है ऊपर उड़ रहा होता है ना, तो उसका एक ब्लैक मास बन जाता है, उसको लैम्प ब्लैक बुलाते हैं। ये भी कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। ठीक है, वी विल डिस्कस द क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स इन डिटेल हेयर। यहाँ पे हम सिर्फ क्रिस्टलाइन फॉर्म पढ़ेंगे, ये बाकी जो एमॉर्फस फॉर्म है ये हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन इज, जो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है वो है डायमंड। क्या है? डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर आपके पास कैसा है? ठीक है, और डायमंड के बारे में तो आपको कुछ एस्टॉनिशिंग फैक्ट मालूम होंगे कि द हार्डेस्ट थिंग ऑन अर्थ आपके पास क्या है? डायमंड है, सबसे सख्त तरीन चीज़। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 3500 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब फार हाई देन आयरन, आयरन से बहुत ज़्यादा हाई है इनका। ठीक है, आयरन तकरीबन कोई 1670 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, जबकि ये देखिए तो ये 3500 टू 4000 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो रहा है डायमंड। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए वो आपने इंग्लिश में एक मुहावरा भी सुना होगा। ठीक है, एक प्रोवर्ब है आपके पास कि डायमंड कट्स डायमंड, हीरा हीरे को काटता है। ठीक है, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि डायमंड इज़ दी हार्डेस्ट और टफेस्ट थिंग ऑन अर्थ। एंड वो कहते हैं ना कि अगर आपने डायमंड की प्योरिटी चेक करनी हो तो आप उसको हथौड़े से हिट करिए, अगर वो असली है तो हथौड़ा टूट सकता है पर डायमंड नहीं। ठीक है, डायमंड इज़ द क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इन डायमंड कार्बन एग्जिस्ट इन क्यूबिक फॉर्म। आपके पास आपको कह रहे हैं कि डायमंड क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, और दूसरा कि कार्बन डायमंड में जो कार्बन होता है वो किस फॉर्म में होता है? क्यूबिक फॉर्म में होता है। ठीक है, ईच कार्बन एटम आपके पास टेट्राहेड्रली मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया था, जिसमें एक कार्बन इस तरह हो ये, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे ये एक बाकी कार्बन के साथ अटैच्ड हो। आपको कह रहे हैं कि इन ईच कार्बन आपके पास जो होता है वो टेट्राहेड्रली बॉन्ड होता है 4 अदर कार्बन के साथ। किसने कार्बन के साथ? 4 के साथ। ठीक है, ठीक है, हर कार्बन जो होता है वो 4 अदर कार्बन के साथ टेट्राहेड्रली क्या होता है? बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये बॉन्ड जो होंगे, अब देखिए सेम एटम से, दोनों नॉन मेटल है, कार्बन कार्बन सेम एटम है और दोनों नॉन मेटल भी है, तो इस वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, अब 4 एटम्स के साथ बॉन्ड, अब देखिए ये कार्बन 4 अदर कार्बन उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये बॉन्ड जो होगा ये बहुत ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो डायमंड इज़ वेरी हार्ड विद एंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जिसमें मैंने आपको बताया बहुत हार्ड भी होता है, मतलब रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, और ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट भी इनका होता है। ठीक है, दूसरी बात आपने याद रखनी है कि डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर क्यों है? तो मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए होते हैं और इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है और आपके पास, मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास प्री चार्जेस ही ना हो तो फिर करंट पास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ये देखें कि बिकॉज ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनने में सारे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हुए होते हैं, और विच टाइटली हेल्ड विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं, हेल्ड होते हैं। तो इस वजह से डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये करंट पास नहीं करता। तो ये देखिए आपको एक कुछ डायमंड्स के डायग्राम्स दिए गए हैं, तस्वीर है आपके पास, पिक्चर्स हैं, और ये उनका स्ट्रक्चर दिया गया है। ये देखिए टेट्राहेड्रल फॉर्म है इस तरह से। ठीक है, क्लियर?
ये बहुत सारे देखिए, हर कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पर ये इन्होंने एलिमिनेशन की हुई, मतलब कि टर्मिनेशन आपके पास की हुई है। ये सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए, ठीक है। ये आगे जाके फिर और भी डिवाइड, मतलब कि 4 एटम्स के साथ बॉन्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, ठीक है। ये क्लियर। फिर जो नेक्स्ट आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अनदर क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज ओनली कोवेलेंटली बॉन्डेड विद टू 3 अदर एटम्स, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि ग्रेफाइट में हर कार्बन जो होता है वो कोवेलेंटली बॉन्ड होता है विद ओनली 3 अदर एटम्स, 3 कार्बन एटम्स, ठीक है, रेदर देन 4। जैसे डायमंड में 4 के साथ बॉन्ड था ना, तो यहाँ पे 3 के साथ बॉन्ड है। अब देखिए, तो कार्बन के साथ तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैल्यूशन में, क्योंकि ये 4th नंबर ग्रुप में है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट मीन्स कि अगर 3 उन्होंने बॉन्ड में यूज़ किए हुए, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री रहेगा। अब फ्री रहेगा तो दैट मीन्स कि ये ग्रेफाइट जो है वो करंट पास कर पाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट एग्जिस्ट इन हेक्सागोनल फॉर्म। मैंने आपको हेक्सागोनल फॉर्म बताए, और शीट से होते हैं, लेयर से होते हैं। ये देखिए, ये एक लेयर हुआ आपके पास, ठीक है, ये दूसरा लेयर हुआ आपके पास, इस तरह से ये तीसरा लेयर हुआ आपके पास। तो इस तरह लेयर्स फॉर्म में होते हैं। आप देखिए, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे शक्ल में होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो इस तरह का शक्ल होता है, इसको हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सागोनल, ठीक है। दिस शीट्स लिंक्ड विद अदर कार्बन एटम्स बाय वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, द शीट्स स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। ये देखिए, ये जो डॉट डॉट से दिए गए हैं, तो ये इन शीट्स के ज़रिए, ये एक लेयर और दूसरा लेयर जो है, ये एक दूसरे के साथ इन वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस के ज़रिए क्या होता है, लिंक्ड होता है, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस के ज़रिए, ठीक है। और ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास उन्हीं प्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की मदद से बन रहे होते हैं। लेकिन ये वीक इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होता है। बॉन्ड का जो लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ इसको कहलाते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है। और जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, एटम्स एक दूसरे से दूर होंगे, एटम एक दूसरे से दूर होंगे, तो उनको तोड़ना क्या होगा, उनके बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, ठीक है। फिर ये देखें, फिर आपको कह रहे हैं कि ग्रेफाइट आपके पास क्या है, ये जो शीट्स है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा सा नरम होता है आपके पास, ठीक है। अगर आपने कभी पेंसिल शार्प किया हुआ हो, तो आप उसको फिर ऐसे हाथ से ऐसे करें तो वो स्लाइमी सा आपको टच देगा, ठीक है, जो स्लाइड से कर रहे होते हैं। तो ये इसी वजह से, क्योंकि ये लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट होता है, नरम होता है आपके पास। इट इज़ यूज इन एज ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट हम उन चीज़ों कहते हैं जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसको? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रगड़ को कहते हैं ना। जैसे आपके पास, आपने कभी बाइक को देखा होगा, जब आप उसको धो देते हो या नहला देते हो, वो सर्विस करवा देते हो, तो वो क्या करता है कि फिर आप उसको लुब्रिकेंट लगवाते हो। अगर लुब्रिकेंट नहीं लगवाते हो तो फिर उससे आवाज़ें निकल रही होती है मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है, वो मुख्तलिफ़ पार्ट्स है। तो इसी तरह से हैवी मशीनरी जो होती है, उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं या रोल कर रहे होते हैं। तो अगर उनमें हम लुब्रिकेंट नहीं लगाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते करते वो एक दूसरे वो घिस जाते हैं, ठीक है, ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से हम उनके ऊपर क्या लगाते हैं? लुब्रिकेंट लगाते हैं। वो कोई जैसे ग्रीस होता है आपके पास, ग्रीस आपने घरों में यूज़ किया होगा, गेट वगैरह पे हम लगाते हैं, वो जो बोर्ड वगैरह होते हैं उसको, ठीक है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। क्यों ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? क्योंकि इनके साथ क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बात पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन वगैरह समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।